Hello everyone, today we are learning class 7's history chapter 2 न्यू किंगडम्स एंड किंगडम्स। अब देखो, हमने पहले पढ़ लिया सिक्स्थ के अंदर कि किस तरीके से हमारे जो वर्ल्ड था वो कैसे डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, अब जब डेवलप होना शुरू हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी हमारे वर्ल्ड की, तो अब क्या हुआ, जिसके पास पावर थी वो क्या बन गए, किंग्स बन गए। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे वो लोग किंग्स बने, उनके नीचे कैसे लोग हुआ करते थे जिसकी वजह से डायनेस्टीज़ बनी। ठीक है, कैसे जो किंग्स थे उनको ही उनके ऊपर ही ओवर पावर करना शुरू कर दिया जो उनके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग थे उन्होंने। ठीक है, और फिर कैसे बड़े बड़े किंगडम्स बने, कैसे डायनेस्टीज़ बनी, कि वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट मी टेल यू कि लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हैं इस चैप्टर के। तो लर्निंग पॉइंट्स हैं चैप्टर के, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। ठीक है, किस तरीके से जो न्यू डायनेस्टीज़ हैं वो बनी, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स हम ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, द चोलास। ठीक है, चोलास बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमर्जिंग पावर थी। ठीक है, इस वक्त, तो इसीलिए हम लोग चोलास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू शुड नो दैट। फिर हम पढ़ेंगे कि वॉरफेयर फॉर वेल्थ, मतलब कि किस तरीके से लड़ाई लड़ के लोग जो किंग्स हुआ करते थे उनके पास वेल्थ होती थी। ठीक है, पैसा वो लोग कैसे इकट्ठा करते थे, लड़ाइयाँ लड़ के पैसा इकट्ठा करते थे। ठीक है, और कैसे टेम्पल्स और स्कल्पचर्स बनाया करते थे वो लोग खुद के, और किस तरीके से वो लोग टैक्स के थ्रू जो उनके नीचे के, मतलब जो उनकी प्रजा होती थी उससे पैसे इकट्ठा करके कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ाते थे, और कैसे दूसरों के ऊपर खुद की पावर से लड़कर अगर वो जीत जाते थे तो कैसे खुद की जो उनकी वेल्थ हुआ करती थी, उनके जो जगहें हैं जहाँ पे वो रूल कर रहे हैं, वो भी चीज़ उन लोग के हाथ में आ जाती थी। ठीक है, तो वॉरफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ओके, by the 7th century, there were big landlords or warriors, chiefs in different regions of subcontinents. अब देखो, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो सेंचुरीज़ हुआ करती हैं वो पढ़ते हैं हम लोग, सेंचुरीज़ एंड ऑल। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है 7th सेंचुरी, तो मतलब ये हो गया कि अगर देखो, जैसे नॉर्मली हम लोग अभी किस में चल रहे हैं, 2021। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, 21st सेंचुरी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, लेकिन अभी क्या है, 20 सेंचुरी, लेकिन 20th सेंचुरी कौन थी, 19th सेंचुरी। ठीक है, तो मतलब जब जैसे आप होने वाले हो, मे बी यू आर 11 ईयर्स ओल्ड या फिर 12 ईयर्स ओल्ड, तो आप क्या बोलोगे कि यू आर रनिंग इन 13, मतलब आप अब जब आपकी बर्थ आएगी तो आप क्या बन जाओगे, कितने में साल के हो जाओगे, 13 साल के हो जाओगे। तो इसीलिए हमारी जो सेंचुरीज़ होती हैं वो रन कर रही होती हैं बेसिकली। ठीक है, दूसरी सेंचुरीज़ के अंदर। तो जो अब यहाँ पे लिखा है 7th सेंचुरी, तो 7th सेंचुरी का मतलब हो गया 600 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 600 ईयर्स जब चल रहे थे हमारी, जब से काउंट होना शुरू हुआ था, तो 600 सेंचुरी जो थी, मतलब 700 के अंदर जो रन कर रही थी, उस सेंचुरी के अंदर बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे और बहुत बड़े बड़े वॉरियर चीफ्स हुआ करते थे। हमारी जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब जो हमारा इंडिया है, उसके अंदर अलग अलग जगहों पे थोड़ा एरिया उन लोगों ने कवर कर रखा था। ठीक है, सो इन दिस मैप हियर यू कैन सी कि किस तरीके से अलग अलग किंगडम्स हैं। ओके, सो लेट मी टेल यू वेयर आर ऑल दीज किंगडम्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है छामनास। ठीक है, ये वाला किसका एरिया हो गया, छामनास, ये राष्ट्रकूट्स, ये पालास, दीज ऑल वी विल रीड इन दिस चैप्टर। ठीक है, सो आपको पता लग गया कि सेंचुरीज़ कैसे पढ़ते हैं। यू शुड नो कि सेंचुरीज़ का मतलब, अगर यहाँ पे 7th लिखा है तो हम लोग 600 की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 8 लिखा होता तो हम लोग 700 सेंचुरीज़ की बात कर रहे होते। ठीक है, बाय द 7th सेंचुरी मतलब 600 AD यू कैन से। तो 600 जब ईयर्स चल रहे थे तब बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वॉरियर चीफ्स हुआ करते थे अलग अलग जगहों पर हमारी इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, जब हमारा इंडिया वो अलग नहीं हुआ था,
तब की बात हो रही है, ठीक है। सो यू शुड नो कि जब इंडिया नहीं हुआ था अलग, तब उसको एक पूरे सब कॉन्टिनेंट कहते थे पार्टीशन से पहले, ठीक है। जब बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, नेपाल नहीं था, देवर ऑल इन इंडिया, ठीक है। तो हमारी सब कॉन्टिनेंट के अंदर थे। तो लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स क्या होते हैं? देखो, लैंडलॉर्ड्स होते हैं जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, उसके अंडर में इतना इतना एरिया है, ठीक है। अब उसके अंदर में इतना इतना एरिया है। जब तो जो राजा होंगे ना वहाँ के, जैसे ये एरिया हो गया, ठीक है, किसी राजा का, तो यहाँ पे जो राजा है वो क्या करेगा, कुछ पावर क्या करेगा, वो एक लैंडलॉर्ड को दे देगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड को जब वो पावर दे देगा, तो वो जो लैंडलॉर्ड होगा ना, मतलब वो इतने इतने एरिया का क्या हो गया कि मतलब बेसिकली यू कैन से कि वो लीडर हो गया इतने एरिया का। लैंडलॉर्ड क्या होता है? जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हो, ठीक है। अब वॉरियर चीफ्स क्या होते हैं? वॉरियर चीफ्स वो लोग होते हैं जिनका थोड़ा सा लैंड इधर होता है, ठीक है। वॉरियर चीफ्स होते हैं वो लोग, जैसे ये लैंडलॉर्ड होते हैं वैसे ही वॉरियर चीफ्स होते हैं। अब देखो, जहाँ जहाँ जिसका लैंड है ना, वहाँ क्या करा जो किंग है, उसने सबको पावर दे दी, ठीक है, ताकि वो लोग जो हैं वो सर्व करें। लेकिन किंग का पूरा किंगडम है, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो किसको दे दिए? लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स को, जो कि मतलब लोग बाग जिनको रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो किंग देखो अकेला तो पूरा किंगडम चला नहीं सकता, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी पावर्स को डिवाइड कर देते थे। तो इसीलिए 7th सेंचुरीज़ के अंदर जब बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स थे अलग अलग हमारी जो जगहों पर सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडिया के अंदर, existing kings often acknowledged them as their subordinates or samanthas. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at the court and provide them with military support. अब देखो इनका काम क्या हुआ था, काम क्या होता था किंग्स के अंडर। अब देखो, जैसे कि कोई किंग है, उसकी ये पूरी डायनेस्टी हो गई, ठीक है। अब इस डायनेस्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि जिनका थोड़ा थोड़ा एरिया ऐसा होगा, मतलब जो कि वो ओन करते हैं, ठीक है। वो कौन होगा? लैंडलॉर्ड्स और वो चीफ्स हो गए, वॉरियर चीफ्स हो गए। अब ये जो वॉरियर चीफ्स और लैंडलॉर्ड्स होते थे, इनका काम क्या रहता था कि ये जो किंगडम है उसका जो किंग है, इस किंगडम का जो किंग है उसको क्या करेंगे ये लोग? सर्व करेंगे, ठीक है, एक्नॉलेज करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब उनका एरिया है तो वो लोग खुद ही मतलब लड़के किंग से ले लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं करेंगे वो लोग। वो क्या बन जाएंगे? समांथास बन जाएंगे, सबऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। और उनका ये काम होगा कि ये किंग्स के लिए, जो किंग है वहाँ का, उसके लिए गिफ्ट्स लेके जाएंगे, ठीक है। और जो किंग का कोर्ट है, जहाँ पे किंग का मतलब जहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेशन की बातें होती हैं, ठीक है, जो कोर्ट है वहाँ पर जाके प्रेजेंट रहेंगे हर वक्त, ठीक है। और उनको मिलिट्री सपोर्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। मिलिट्री सपोर्ट मतलब जो लोग इन लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स के अंदर काम कर रहे हैं ना, उनको उनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनके पास मिलिट्री भी होगी ऑफ कोर्स उस लैंड को कनकर करने के लिए। तो इसीलिए ये लोग मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे किंग को, ठीक है। अगर कोई लड़ाई हुई तो ये लोग किंग का साथ देंगे। बेसिकली किंग के नीचे ही हैं ये लोग, खुद को बड़ा ना समझे, इसलिए इनका ये काम रहता था, ठीक है। As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mahamandaleshwara, the great lord of the circle or region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their लॉर्ड। अब क्या करते थे ये समांतास? इनका काम क्या था कि ये किंग जो है इनका, उसको सर्व करेंगे, ठीक है। ये किंग से कभी भी लड़ेंगे नहीं, चाहे इनके पास कितना भी लैंड हो जाए। ये लोग किंग से कभी भी नहीं लड़ेंगे और किंग के वफादार होंगे। लेकिन जैसे ही ये जो समांतास होते थे, इनके पास थोड़ी सी भी पावर आती थी। अब देखो, जब आप कमज़ोर होते हो तो आप किसी के भी नीचे काम कर लेते हो, लेकिन जब आपके पास पावर आ जाए, है ना, यू आर पावरफुल नाउ, और अब आपके लोग बाग बात मान रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो समांतास होते थे, ये खुद को डिक्लेयर कर देते महासमांतास, या फिर वो लोग जो कि किसी रीजन का बहुत बड़ा लॉर्ड है, ठीक है। मतलब वो ये कर रहे हैं कि ये ना कहेंगे किंग से कि भाई हमारे पास अब है पावर, आप आओ लड़ लो हमसे, लेकिन हम ये जो रीजन है इसको हम चलाएंगे, हमारा इस रीजन पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अब आपका कोई
कोई सीन नहीं है इस लैंड के ऊपर, और अब ये जो सारा लैंड है हमारा है, अगर आप लड़ सको तो आके हमसे लड़ लो। और इन लोग को क्या लगने लग जाता था इन समानतास को कि भाई अब इनके पास अगर पावर है तो ये जो किंग है उसकी मिलिट्री से भी लड़ लेंगे। तो इसी तरीके से अब ये जो अगर कभी जीत जाते थे, ठीक है, तो इनकी पूरी पूरी क्या बन जाती थी, पूरी ये लोग डायनेस्टीज़ बना लेते। डायनेस्टीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबी चल जाती है ना, जिनके पावर्स और रूलर्स, वो डायनेस्टीज़ बन जाती हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से इन लोगों ने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया था, इन लोगों ने खुद को डिक्लेयर कर दिया महासमानताज और महामंडलेश्वर। मतलब ये लोग इतना खुद को बड़े बड़े नाम दिया करते थे, मतलब ग्रेट लॉर्ड ऑफ रीजन, ठीक है। और सम टाइम्स बहुत सारी यही करते थे ये लोग कि बहुत बार जो इनकी इंडिपेंडेंस होती थी वो उनके लॉर्ड से ले लेते थे, ठीक है, कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं, ये राज्य हमारा है, आपका कोई इस पे हक नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से पूरी पूरी ये लोग लैंड्स को और इन सारी चीज़ों को क्या कर लेते थे, अपने अंडर ले लेते थे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे एक हमें इंस्टेंस दिया है, हमें एक एग्जांपल दिया है कि वन सच इंस्टेंस वाज दैट राष्ट्रकूट्स इन डेक्कन, ठीक है, राष्ट्रकूट्स इन डेक्कन वैली। अब देखो ये जो एरिया है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट्स टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, ठीक है। ये किसके सबऑर्डिनेट थे, किससे नीचे काम कर रहे थे, ये जो राष्ट्रकूट्स थे चालुक्यास के नीचे काम कर रहे थे, जो कि कर्नाटका के ऊपर राज करते थे उस टाइम, ठीक है। अब मिड 8th सेंचुरी, अब देखो यहाँ पे मिड 8th सेंचुरी का मतलब आ गया कि 1750s की बात है। 8th सेंचुरी मिड, ठीक है, मिड का मतलब होता है हाफ, तो 1750s की बात है कि 1750s में यहाँ पे एक राजा थे डंटी दुर्गा, और ये कौन थे, एक राष्ट्रकूटा चीफ थे, ठीक है, मतलब एक लैंडलॉर्ड या फिर वॉरियर चीफ, जो भी आप उसको कहना चाहो, ये वो थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, दे overthrew Chalukya's overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. When the ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to led to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. अब क्या है कि ये जो राष्ट्रकूट था, जो कि डेक्कन वैली में ये लोग, मतलब डेक्कन वैली में चालुक्य के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या करा इन लोगों इन्होंने क्या करा, मिड 8th सेंचुरी के अंदर 1750s के अंदर क्या करा इन लोगों ने, इनकी जो चालुक्य था उससे बोला कि भाई नहीं, अब हम करेंगे यहाँ पे रूल, ठीक है, पूरा कर्नाटका के जहाँ भी हमारा पार्ट है वहाँ पे हम रूल करेंगे। और इन्होंने क्या परफॉर्म करा, एक रिचुअल परफॉर्म करा। देखो बेसिकली पहले सिर्फ और सिर्फ जो क्षत्रियाज होते थे उनको रूल करने दिया जाता था, ठीक है, जो क्षत्रियाज होते थे बेसिकली, ठीक है, जो वॉरियर्स और जो मतलब राजपूत, इन सबको क्या करने दिया जाता था, रूल करने दिया जाता था। लेकिन ये जो डंटी दुर्गा था वो क्या था, वो एक बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं था, वी डू नॉट नो कि वो क्या था, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं था, ठीक है। अब उसने क्या करा, एक रिचुअल परफॉर्म करा ब्राह्मण्स की मदद से कि ताकि वो क्षत्रिय बन के रूल कर सके। तो उसने क्या करा कि एक हिरण्यगर्भा जो रूल था उसको करा, उसको रिचुअल को, उस ट्रेडिशन को करा, मतलब पूजा पाठ करके उसने ऐसा चाहा कि लोग बाग उसको एक्सेप्ट करें एज अ रूलर। इसीलिए क्षत्रियास को दी जाती थी पावर, इसलिए एज अ रूलर उनको एक्सेप्ट करे डंटी दुर्गा को, इसलिए इन्होंने रिचुअल परफॉर्म करा हिरण्यगर्भा, जिसमें ये था कि ब्राह्मण्स क्या करते थे, ब्राह्मण्स ऐसी कोई पूजा पाठ करते थे जिससे किसी इंसान का रीबर्थ हो जाता था, ठीक है, और वो क्षत्रिय कहलाया जाता था, ताकि चाहे वो हो नाम पहले से, लेकिन तब भी उसको क्षत्रिय बना दिया जाता था, ठीक है। इन अदर केसेस, अब ये देखो एक इंस्टेंट हो गया राष्ट्रकूट्स का, और इनकी जो डायनेस्टी थी ना वो देखो कितनी बड़ी हो गई थी उस टाइम पर, जो राष्ट्रकूट्स थे, ठीक है। सो नाउ राष्ट्रकूट्स हो गए। अब नाउ इन अदर केसेस मेन फ्रॉम enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayurasharman and the Gujarat Pratihara Harichandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. अब क्या है कि बहुत, अब देखो ये तो हो गया कि सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियास जो थे उनको ही हक था रूल करने का, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर हमें समझ में ये आया है कि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे और जो यू कैन से
जिनकी ट्रेडिशंस हुआ करते थे उन लोगों को उन्होंने क्या करा, उनके ट्रेडिशंस को, जैसे कि देखो ब्राह्मण्स क्या करते थे, ब्राह्मण्स पूजा पाठ एंड ऑल करते थे, और जो क्षत्रिय होते थे वो रूलर्स होते थे। अब देखो इन लोगों ने क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ जो क्षत्रिय होंगे ना वो हम पे रूल करेंगे, ठीक है, और जो ब्राह्मण वगैरह होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ का काम करेंगे। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने क्या करा, इनका जो पूजा पाठ का काम था, इनका जो ट्रेडिशनल काम था, ठीक है, उन्होंने उसको छोड़ा, ठीक है, और इन लोगों ने रूल करना भी शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे हमारे पास केसेस आए, ठीक है। अब एंटरप्राइजिंग फैमिलीज, मतलब बड़ी बड़ी कुछ ऐसी फैमिलीज़ हुआ करती थी जिनके पास बहुत सारी क्या थी, मिलिट्री स्किल्स थी, ठीक है, वो लड़ सकते थे। तो इसीलिए क्या करा उन लोगों ने, बहुत बड़े बड़े किंगडम्स बना लिए उन स्किल्स के द्वारा, चाहे वो ब्राह्मण ही थे क्यों ना हो। अब देखो इसके ऊपर भी एक एग्जांपल है कि जो कदम्बा मयूर शर्मन हैं और जो गुजारा प्रतिहारा है हरिचंद्र, वो क्या कौन थे, वो दोनों ब्राह्मण से, ठीक है। लेकिन उन्होंने उनके जो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस थे ना, उन्होंने उसको छोड़ दिया, ठीक है, पूजा पाठ छोड़ दिया, और एंड दे टुक टू आर्म्स, मतलब उन लोगों ने हथियार वगैरह का काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उनका जो इस चीज़ से उनका सक्सेसफुली कर्नाटका में और राजस्थान में उनका राज्य शुरू हो गया, ठीक है, उनका राज शुरू हो गया। तो मतलब कदम्बा मयूर शर्मा और जो गुर्जरा प्रतिहारा थे हरिचंद्र, जो उनका जो किंगडम था वो कहाँ पे शुरू हुआ, कैसे, रिस्पेक्टिवली यहाँ लिखा है। मतलब जो कदम्बा मयूर शर्मा थे वो तो कर्नाटका के हो गए, और गुर्जारा प्रतिहारा मतलब ये किसके होगा, राजस्थान के। तो हियर वी कैन सी, यहाँ पे इन लोगों का दे रखा है कि किस तरीके से ये लोग कहाँ पे रूल कर रहे थे। सो देखो गुर्जारा प्रतिहारा तो ये लिखा हुआ, ठीक है, एंड द अदर वंस वर कर्नाटका में इन्होंने कर दिया था स्टैब्लिश, ओके, हियर इट इज। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गया कि सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियाज ही रूल नहीं करते थे, बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि जैसे कि और भी ऐसे किंग्स थे जो कि ब्राह्मण्स हुआ करते थे, लेकिन तब भी वो लोग रूल्स करना शुरू करते थे। अब देखो ये भी ये लोग जब हो जाते थे, ठीक है, ये लोग किंग वगैरह बन गए, अब इन लोगों को सबूत भी तो रखना पड़ेगा ना आगे की जनरेशन्स के लिए कि ये लोग किंग्स थे या नहीं थे, ठीक है। तो अब इन लोगों के पास देखो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये लोग पेड़ों को काट कर पेपर्स बना लें अब आज के ज़माने की तरह, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर क्या करते थे, कार्व करते थे जो कि हमेशा हमेशा के लिए गड़ा रह जाए, ठीक है। अब ये लोग इस चीज़ में मेटल्स और ऐसी चीज़ों का यूज़ करते थे, ठीक है। अब ये लोग कैसे इस चीज़ का यूज़ करते थे, वही हम लोग प्रशस्तीज और लैंड ग्रंथ में पढ़ेंगे ये चीज़ क्या होती थी। तो प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रंथ, लेट्स स्टार्ट। Prashastis contain details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. अब देखो कि प्रशस्तीज और लैंडग्रंथ, अब देखो जो पुराने जो किंग्स हुआ करते थे, अब इन लोगों को क्या था, इन लोग, अब हमें तो पता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा रूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर उन लोगों का कितना ज़्यादा पावर थी कितनी नहीं थी। तो इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने ट्रिक लगाई, इन लोगों ने चाहा कि वो लोग ऐसी चीज़ों को गड़वा दिया करते थे जिससे हमें लगे कि नहीं भाई उनका इतना इतना रूल था, ठीक है, ताकि उनका नाम हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो प्रशस्ति जो थी ना, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मतलब ऐसी डिटेल्स होती हैं जो कि लिटरली ट्रू नहीं है, ठीक है, सच नहीं है ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी अगर उससे हमें ये चीज़ पता लगती है कि जो हमारे रूलर्स थे मतलब पुराने ज़माने के, वो खुद को बहुत ज़्यादा वेलिएंट, बहुत ज़्यादा जीतने वाले वॉरियर्स ऐसे खुद को डिपिक्ट करना चाहते थे, ठीक है। एज एन एग्जांपल ये जो प्रशस्तीज़ हैं, वी विल रीड दिस कि क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये जो प्रशस्ति है इसमें लिखा हुआ है कि जो कुछ ऐसे लर्नेड ब्राह्मण थे जिनको देखो लिखना वगैरह आता था। तो ये जो ब्राह्मण हुआ करते थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हेल्प करते थे। तो देखो अब इन लोगों ने क्या लिखा है इसके अंदर,
This is a set of copper plates recording a grant of land made by a ruler in the 9th century, written party in Sanskrit and partially in Tamil. The ring holding the plates together is secured with the royal seal to indicate that this is an authentic document. अब लोगों ने क्या करा, अब ऐसी होती हैं प्रशस्ति, ठीक है, ये क्या होती हैं, पूरी इस तरीके से होती हैं कुछ प्रशस्तिज, और ये लोग उसके ऊपर ऐसी सील लगा दिया करते थे जिससे क्या होता था, उस सील से ऐसा लगता था कि ये मुगल्स की हैं, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली ट्रू नहीं है। और ये किससे लिखी हुई है, ये संस्कृत और तमिल में लिखी हुई है। अब देखो ब्राह्मण्स ने किस तरीके से खुद को अच्छा, मतलब किस तरीके से खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश करी कि हाँ भाई वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पूरा उनका हाथ हुआ करता था, ठीक है, जिसमें ये लोग का जो काम था ना वो सिर्फ ये था कि दे यूज टू राइट व्हाट किंग्स टोल्ड देम टू, ठीक है। अब जब इन लोगों को देखो काम यही था कि मतलब ब्राह्मण्स को जब ये लोग लिस्ट दिया करते थे तो देखो ब्राह्मण्स का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है, मतलब जो किंग्स थे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात माना करते थे, ज़्यादातर ब्राह्मण्स की बात माना करते थे, क्योंकि यही लोग हुआ करते थे, यही सेक्शन था सोसाइटी का जिसको संस्कृत आती थी, ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों को लिखना पढ़ना आता था, ठीक है, देवर कंसिडर्ड लर्न, ठीक है, इनको मतलब लिखना पढ़ना आता है, तो इसीलिए जो ब्राह्मण्स थे ये बहुत ज़्यादा ऐसा कहा जाता था कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जो किंग्स हुआ करते थे, जो किंग्स थे हमारे, वो क्या करते थे, जो ब्राह्मण्स थे उनको कुछ ऐसे लैंड के ग्रंथ्स दिया करते थे, मतलब उनको बेसिकली पूरे लैंड गिफ्ट कर दिया करते थे, ठीक है। अब ये किस चीज़ पे रिकॉर्ड होते थे, कॉपर प्लेट्स पे, ठीक है, जो कि उनको दिए जाती थी जिन्होंने लैंड को रिसीव कराए, ठीक है। और ये जो कॉपर प्लेट्स हैं इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनके ऊपर लिखा हुआ है कि किसको लैंड दिया गया है, ठीक है, इन प्लेट्स के ऊपर। अब जब इन लोगों को लैंड दिया जाता था तो इस लैंड के अंदर उन लोगों को क्या क्या उनका हो जाता था, इनका अधिकार उस चीज़ पे, कि उनका अधिकार ये हो जाता था कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द Tamil section of land ground given by the Cholas. We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes. This is what the land contains: fruit-bearing trees, water, lands, gardens and orchards, trees, wells, open spaces, pasture land, a village, enthils, platform, canals, ditches, rivers, silt-laden land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes, ठीक है। अब देखो जो एक तमिल का सेक्शन है जिन्होंने जो कि चोलाज ने किसी को दिया है, किसी ब्राह्मण को, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने अर्थन एम्बैक्समेंट, मतलब या यू कैन से कि जो कीचड़ होता है, चूना नहीं, जो कीचड़ होता है उससे उन लोगों ने क्या करा, मतलब जो गीली मिट्टी होती है ना उससे इन लोगों ने पूरे एम्बैंक्समेंट बना दिया, मतलब अर्थन एम्बैंक्समेंट्स, मतलब गीली मिट्टी से इन लोगों ने क्या करा, जो जितना उनको लैंड दिया है ना उतना बाउंड्री बना दी, ठीक है। जैसे ये लैंड दिया है इन लोगों ने, इतनी बाउंड्री पे क्या बना दिए, मिट्टी का वो बना दिया, थोड़ा वॉल बना दी, एम्बैंक्समेंट्स बना दिए, और उस पर क्या लगा दिए, उस पर इन लोगों ने थॉर्नी बुशेस लगा दिए, ठीक है, कांटों वाली बुशेस लगा दी, जिससे क्या हो गया, एक पूरी बॉर्डर बन गई, इस बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आ सकता। और ये किसको दे रहे हैं, किसी ब्राह्मण को दे रहे हैं। और इस लैंड के अंदर क्या क्या है, इस लैंड के अंदर फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ हैं, मतलब ऐसे ट्रीज़ जो कि फ्रूट्स जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर पानी है, पूरा लैंड है, ठीक है, पूरा ज़मीन है उनकी, गार्डन्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, और बहुत सारे ट्रीज़ हैं, पॉन्ड्स हैं, वेल्स हैं, ठीक है, कुएँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्पेसेस हैं, मतलब इतना बड़ा उनको लैंड दिया गया। और ये जो ग्रंथ है ना, ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ये किससे मिली है, ये मतलब चोलाज ने किसी को एक लैंड दिया था तमिल का, वहाँ पे से इनको ये चीज़ मिली है, ठीक है। अब ये जो जिसके पास भी ये जो लैंड है ना, वो क्या करेगा, वो ईजीली जो वहाँ पे रहते हैं उस लैंड पे, ही हु रिसीव्स द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एज फाइन्स, द टैक्स ऑन बीटल लीव्स, दैट ऑन वूवन क्लॉथ एज वेल एज ऑन vehicles. How he can build large rooms with upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes if necessary.
necessary, he can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and the embankments are built. अब क्या है, इन लोगों को जब ये सही चीज़ें दी जाती थी, देखो ये लैंड में इन लोगों को देखो ये सारी चीज़ें मिली नहीं है कि फ्रूट्स, ट्रीज़, वेल्स वगैरह, इनको ये भी हक हो गया कि जो लैंड के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, उन पे जो काम कर रहे हैं, उनसे क्या ले लेंगे ये लोग, इनको ये चीज़ मिल गई कि ये लोग उनसे टैक्सेस ले लेंगे। अब देखो जब हम लोगों की कंट्री के अंदर भी यही होता है कि जब आप कोई चीज़ कमा रहे हो, ठीक है, यू आर अर्निंग, अब आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अब जो वो गवर्नमेंट होगी ना, वो दूसरे कामों में उस टैक्स को लगा देगी, ठीक है, उस वेल्थ को लगा देगी ताकि जो राज है वो बना रहे, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग गुस्सा होकर हमारी गवर्नमेंट से उनको उनकी गद्दी पे से ही हटा दें। इसीलिए राजा को रूल बनाए रखने के लिए टैक्सेस वगैरह की ज़रूरत होती थी। अब देखो लेकिन राजा ने इनको क्या अधिकार दे दिया कि जो सारा टैक्स होगा उस लैंड का, वो सारा आप रख लो, ठीक है, आप उसके ऊपर मतलब जो भी वहाँ पे काम कर रहा है ना, उनसे टैक्स ले सकते हो, ठीक है। आप उसके ऊपर बड़े बड़े रूम्स बना सकते हो उस लैंड के ऊपर। आपको मतलब अपर स्टोरीज, मतलब पहले जो फ्लोर्स बनना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती थी, क्या आजकल तो क्या है, घर के ऊपर घर बन रहे हैं, फ्लोर्स बन रहे हैं, लेकिन पहले क्या था, पहले अपर स्टोरीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। और बेक्ड क्ले, मतलब जो ईंटें हुआ करती थी, बेक्ड ब्रिक्स, मतलब ईंटें बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, अवेलेबल नहीं थी, बट स्टिल लोगों को ये चीज़ का दे दिया था अधिकार कि आपके पास ये लैंड है तो आप ये सारी चीज़ें इस पर बना सकते हो, अपर स्टोरीज बना सकते हो, स्मॉल वेल्स डग कर सकते हो, ठीक है, प्लांट कर सकते हो ट्रीज़ को, और बेसिकली उनको हर चीज़ का अधिकार दे दिया जाता था। अब देखो अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी मतलब 1100 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 1100s, ओके 1100 की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक लॉन्ग संस्कृत पोएम है जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ किंग्स है, ठीक है, जो कि कश्मीर के ऊपर रूल कर रहे हैं। अब ये किसने कंपोज़ करी थी, कल्हाना ने कंपोज़ करी थी, और उसने वेराइटी ऑफ सोर्सेज यूज़ करा, मतलब अलग अलग तरीके से उस पोएम को लिखा, जिसमें थी इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, आई विटनेसेस अकाउंट्स के ऊपर उसने लिखा कि भाई आंखों देखी चीज़ें लिखी, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस बनाए, इंस्क्रिप्शन मतलब जो पत्थर हुआ करता था उस पर गाड़ के चीज़ मतलब लिखी वो पोएम, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाए, पेपर पे लिखा उसको, और जो पहले की हिस्ट्री हुआ करती थी उस चीज़ को भी उस पोएम के अंदर लिखा। किसने लिखा, जो कल्हाना था। अब देखो जो प्रशस्ति थी उनके अकॉर्डिंग तो क्या था कि भाई ये जो किंग हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन पर सिर्फ और सिर्फ किंग की तारीफ़ लिखी हुई है। लेकिन ये जो हमारा कल्हाना था ना, इसने क्या करा, इसने इन प्रशस्ति के हट कर बिल्कुल इसने एक ऐसी पोएम लिखी जिसमें सब बताया गया था कि किस तरीके से जो किंग्स थे उनके वो कई बार जुल्म भी कर जाते थे, कई बार उनके जो टैक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा भी हुआ करते थे, कई बार उनकी जो रूलिंग थी वो सही नहीं थी, कई बार लोग बाग उन्हीं के रूल के अंदर क्या कर रहे थे, भूखे मर रहे थे, कई बार उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा बुरी हुआ करती थी। ओके, सो दिस इज़ इट, किस तरीके से ये लोग प्रशस्ति के अंदर कई बार बहुत ज़्यादा झूठ लिखते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, ऐसी पोएम्स हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग पोएट्स ने लिखी हैं, और उसके अंदर जो क्रूशियल चीज़ें हैं, मतलब जो बुराई थी उन किंगडम्स के अंदर वो सारी हुई हैं। जो प्रशस्तिज हैं उनको गलत माना जाता है, उनको कहा जाता है कि नहीं भाई ये इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रूलर्स हैं वो लोग वो चीज़ें लिखवाते थे जो कि हमें पता लगे, वो चीज़ें वो लोग लिखवाते ही नहीं थे जो कि नहीं पता लगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट, दिस वॉज इट, टिल हेयर वी आर रीडिंग, एंड इन दिस पार्ट वी रेड कि किस तरीके से जो किंगडम्स थे वो इमर्ज होने लगे थे, ठीक है, और कैसे समानता थे वो खुद को महासमानता डिक्लेयर कर देते थे, ठीक है ना। और हमने पढ़ा प्रशस्तिज और जो लैंड ग्रेंट्स होते थे वो किस तरीके से कई बार अलग होते थे, मतलब गलत होते थे, उस पर लिखा कुछ और होता था और होता कुछ और था, ठीक है। सो दिस वॉज इट, एंड द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, द चोलास। ओके, सो I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. Okay, till then, goodbye.